नमस्कार। मुद्दा आज का में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अमित की ललकार वर्सेस राहुल का प्यार। छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। तमाम राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का लगातार दौर जारी है। इसी कड़ी में आज भाजपा की ओर से गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप पत्र लॉन्च कर हुंकार भरी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने राजीव गांधी युवा मितान क्लब के माध्यम से युवाओं को एकजुट करने का प्रयास किया है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी ने आज छत्तीसगढ़ में आरोप पत्र के माध्यम से गंभीर आरोप लगाए हैं। गोबर घोटाला से लेकर महादेव सट्टा ऐप, भूपेश लबरा के डबरा जैसे शब्दों कांग्रेस को घेरने की कोशिश की है। इतना ही नहीं, जन घोषणा पत्र के वादे और शराब घोटाला जैसे मुद्दे पर भी अमित शाह ने चुटकियां लेते हुए छत्तीसगढ़ सरकार में भूपेश जो शब्द है उसी पर सवालिया निशान दागा है। गृह मंत्री अमित शाह ने मंच से ही कांग्रेस को ललकारते हुए कहा कि आप राजीव मितान क्लब के माध्यम से जो कार्यक्रम कर रहे हैं उसी में 132 करोड़ का घोटाला है। पूर्ण शराबबंदी का वादा किया है। क्या किया आपने? आपने कमीशन खोरी कर 2161 करोड़ रुपए का घोटाला। अभी जोर जोर से चंद्राकर बता रहे थे, रमन सिंह जी बता रहे थे 2161 करोड़ का घोटाला। कभी घोटाला भाइयों बहनों पूरा पकड़ा नहीं जाता है। चोर पकड़ा जाता है ना, तो पूरी चीजें रिकवर नहीं होती है। 2100 करोड़ रुपया तो टीप है टीप। हजारों करोड़ रुपया शराब वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने राजीव मितान क्लब के माध्यम से युवाओं को साधने के प्रयास किया है। कई बड़ी घोषणा के बीच राहुल गांधी ने बीजेपी के आरोप पत्र को निराधार दिखाने की कोशिश की है। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि युवा ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने और गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के संकल्प को पूरा करने में उनका सहयोग लेने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 13,242 राजीव युवा मितान क्लब गठित किए हैं। इन क्लबों को अब तक 132 करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है। इस दौरान राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं की मेहनत और युवाओं के साथ पर अधिक जोर दिया। उन्होंने युवाओं को रोजगार, हिंदुस्तान का भविष्य और किसानों को धान खरीदी पर मिलने वाले समर्थन मूल्य की बात कहकर कांग्रेस को मजबूत रखने का नारा दिया है। में छत्तीसगढ़ आपका है और आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, और इसीलिए हमने राजीव युवा क्लब आपके लिए बनाए हैं। हर क्लब को 1 लाख रुपए, 3 लाख युवाओं को क्लब में हमने जोड़ा है। और ये ऐसे नहीं जोड़ा है, मैं आपको साफ बताना चाहता हूं। हमने इसलिए जोड़ा है कि आप इस प्रदेश को चलाने में आप भाग लें। चुनावी साल है, सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगाकर प्रचार प्रसार में जुटी हैं। देखना यह होगा कि भाजपा और कांग्रेस का यह दांव छत्तीसगढ़ की जनता पर क्या असर डालती है। टीवी 24 के लिए रायपुर से संवाददाता रेणु तिवारी की रिपोर्ट। मुद्दा आज का, इस पर हम चर्चा करेंगे आज, जिसके लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। मैं भाजपा से आपको मिलवाना चाहूंगी। भाजपा से हमारे साथ जुड़े हैं तौकीर रजा जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं अंशुल मिश्रा जी। अंशुल जी, आवाज आ रही है? नमस्कार। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे के शर्मा जी। के शर्मा जी, नमस्कार जी। अंशुल जी, आरोप पत्र पढ़ा आपने?
चल रही थी तो उसका भी सुना कि आपके ही न्यूज चैनल ने आज स्पष्ट कर दिया जनता जनार्दन को कि आदरणीय राहुल गांधी जी क्या करने वाले हैं मोहब्बत की दुकान के अंदर और आदरणीय अमित शाह जी क्या करने वाले हैं जनफरोश की दुकान के अंदर। तो यहाँ से यह सिद्ध हो जाता है कि हम क्या कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं। बीजेपी को मिर्ची मोहतरमा सिर्फ इसलिए लग रही है क्योंकि हम डायरेक्ट संवाद कर रहे हैं युवाओं से। डायरेक्ट 3 लाख युवा जो है वो हमसे सीधा सीधा जुड़ रहे हैं। मैं उन्हीं युवाओं की बात कर रहा हूं जब आज से 9 वर्ष पहले जब एक हुक्मरान आया हुआ था और उसने कहा था कि 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार मैं युवाओं को दूंगा और बड़ी ही नूरानी चेहरे से उस व्यक्ति विशेष को देखता था वो जनता जनार्दन, और आज उनको झुंझुना पकड़ा दिया है। इसीलिए आज समझ में आता है कि बीजेपी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। अरे हम तो यह कहना चाहते हैं कि आप आरोप पत्र की जगह आप पक्ष में हैं, आप सत्ता में हैं, आप सरकार में हैं, आप अपना कर्म पत्र प्रदर्शित करिए। अगर हम तो यह उनसे पूछना चाहते हैं कि हमारे पास छत्तीसगढ़ राज्य है, आपके पास तो पूरा आप आरोप पत्र को स्वीकार रहे हैं। आप पे बहुत सारे आरोप दिए गए हैं, गौठान से लेकर शिक्षा से लेकर अनाज से लेकर सारी चीजों में आपके नाम पे एक बड़ा सा आरोप पत्र जारी हुआ। आप लोग स्वीकार रहे हैं इन आरोप पत्रों को? देखिए देवी जी, हमारे आरोप पत्र और पत्र को स्वीकारना और ना स्वीकारना यह बात की बात है। उसके पहले यह बात है कि उस आरोप पत्र को जनता जनार्दन स्वीकार ले, आधी बीजेपी स्वीकार ले। आज इन्होंने जो आरोप पत्र बनाया है इसके पहले के बीजेपी के नेताओं को बयान को देख लीजिए, उन्होंने कितने हजार करोड़ का घोटाला लगाया है। कोई नेता किसी करोड़ का घोटाला लगाता है, कोई नेता किसी करोड़ का घोटाला लगाता है। तो ये छवि धूमिल करने की इनकी जो षड्यंत्रकारी राजनीति है वो छत्तीसगढ़ जैसा शांत और समझदार टापू जो है वह इस चीज को बखूबी समझता है कि पिछले 4.5 वर्षों में क्या हुआ है। पिछले 4.5 वर्षों में 40 लाख परिवार जो है वह गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं। इसके इतर 80 करोड़ लोगों को आज अभी हमारे देश में 2 करोड़ 2 वक्त का खाना नसीब नहीं होता। तो जनता जनार्दन समझती है कि पिछले 9 वर्ष में कितने जुमले दिए गए। जनता जनार्दन यह भी समझती है कि आज हमें 100 रुपए का पेट्रोल हमें भी मिल रहा है तो नंदी जी आपको भी मिल रहा होगा। अगर जो महंगाई देश में बढ़ी हुई है, इन्फ्लुएंस रेट 10.2 के ऊपर जा चुका है, तो वह छत्तीसगढ़ साथ ही साथ संपूर्ण देश में जा चुका है। तो इन्हें आरोप पत्र ना लगाते हुए इन्हें अपने कर्म पत्र को लाना था कि हमने पिछले 10 वर्षों में क्या किया, आपने पिछले 5 वर्षों में क्या किया, और चीजें जनता जनार्दन के ऊपर छोड़ना था। अंशुल जी, ये कांग्रेस के ऊपर में जो आरोप पत्र जारी हुआ है इसे तमाम बीजेपी के बड़े नेता कह रहे हैं ये सत्यापित दस्तावेज है। इसे आरोप पत्र के साथ साथ सत्यापित दस्तावेज भी कह रहे हैं। तो क्या कांग्रेस स्वीकार है कि सत्यापित दस्तावेज है, हमारे ऊपर इतने आरोप लगे हैं पूरे सही है? मैं आपका वाजिब प्रश्न उठाना बहुत उचित है और उन्होंने यह कहा है कि अगर यह सत्यापित है तो मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं कि इनकी सरकार है, इनकी सत्ता है, इनका पिछले 4.5 वर्षों में 400 से ज्यादा ईडी के हमारे यहाँ पर छापे पड़ चुके हैं। ये हमसे किसी से छुपा नहीं है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि किसी भी एक कांग्रेसी नेता का नाम बता दीजिए जो आज अंदर हुआ है। मैं इनसे यह पूछना चाहता हूँ कि 15 वर्ष में जो घोटाले हुए हैं उस पर ईडी ने एक बार भी कार्रवाई करी? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ जिस राज्य से ये आते हैं इसके बाजू वाले राज्य, पड़ोसी राज्य में मध्य प्रदेश में जितने बड़े घोटाले हुए हैं उसमें ईडी के कितने छापे पड़े हैं? मैं इनसे यह पूछना चाहता हूँ जिससे अमित शाह जी आते जिस राज्य से, इनके गृह राज्य में, वहां के विपक्षी दलों ने यह कहा है कि यहाँ पर जीएसटी को लेकर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, वहां पर कितने बार ईडी आ जाती है। तो ये नाम कितना भी बदलते जाएं लेकिन सत्यता जो है वह जनता जनार्दन जानती है। हम जनता से सीधा चलिए अंशुल जी, हम आपसे इस पे फिर से चर्चा करेंगे। मैं तौकीर जी आप लोगों ने आज आरोप पत्र लॉन्च किया है और उसके पहले कल कच्चा चिट्ठा कांग्रेस ने प्रस्तुत किया था। आप ये लॉन्चिंग का जो गेम चल रहा है, दोनों क्या स्वीकार रहे हैं कि वो जो कच्चा चिट्ठा है वो आपके नाम पे जो दिया गया है वो पूरा सही है? देखिए, ऐसा है कि आरोप लगाना और आरोप सिद्ध होने में बहुत फर्क होता है। और आरोप जब लिखित में अगर लगाए जाते हैं तो उसका बहुत बड़ा एक अपना विकार होता है, एक अपना वजन होता है। लेकिन ये हमारे जो कांग्रेसी जो हैं ये इस बात को समझने को तैयार नहीं है। देखिए, इन्होंने जो भी 36 घोषणा इन्होंने की थी, 36 घोषणा के अंतर्गत 316 घोषणाएं उन्होंने की थी। उस 316 वादा करने की बात करी 36 घोषणाओं में। लेकिन उसको पहले ये डिसीजन ले ले कि ये घोषणा कितना पूरा करे, पूरे उसी पे आ जाते हैं। 36 घोषणा करने की बात करें, इन्होंने बोला कि हम पूरा घोषणा पत्र के हिसाब से पूरा घोषणा पूरा कर चुके हैं। लेकिन इन्हीं के उप मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हम अभी लगभग 12 घोषणा ही पूरे कर चुके हैं। इनके दूसरे लोग बोलते हैं 34 कर दिए।
चलो भाई 34 अगर कर दिया या 12 कर दिया तो भी 316 में से आप घटा दीजिए 34 कितना हुआ। तो आप अंदाज लगाइए कि ये स्थिति है कि अभी तक यही फैसला नहीं कर पाए कि इन्होंने घोषणा पूरी करी कितनी है। पूरी करी होंगे तो बात रखते हैं ना, बात पहुंचाते। दूसरी बात, एक बात तो ये होगी, दूसरी बात मैं ये लगाना चाहता हूं कि घोषणा पत्र के अलावा इन्होंने जो भ्रष्टाचार कर पूरे देश में सबसे बड़ा भ्रष्टाचारित राज्य बना दिया, जो छत्तीसगढ़ का विकास मॉडल का राज्य कहलाता था वो बड़ा भ्रष्टाचार का मॉडल बना दिया उन्होंने। आप अंदाज लगाइए, मैं योजना की बात करता हूं तो ये तो सबसे पहले सबको पता है कि शराब घोटाला जो सबसे बड़ा स्कैम है, जो शराब घोटाला हुआ था, अभी मात्र जो हमारे अमित शाह जी ने भी कहा मात्र 1 साल की अभी पकड़ाई है। सोचिए अभी 4 साल की अगर उनकी जानकारियां पकड़ाएंगी तो वो कितने घोटाले वो कर चुके थे। समकक्ष दुकान लगा रहे थे, सरकारी दुकान के अंदर प्राइवेट दुकान चल रही थी, ऐसा क्लियर डंकी चोट पे इन्होंने घोटाला किया, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। और उसके बाद घोटाले पे घोटाले करे जा रहे हैं और बोलते कि इल्जाम नहीं सिर्फ लगा रहे हैं। अगर इल्जाम लगा रहे हैं तो अभी 18 जुलाई को ही विधानसभा में 109 आरोप पत्र दाखिल हुए थे, आपने उसका जवाब तक नहीं दे पाया। मैं घोटालों को सिर्फ अभी कुछ ही घोटालों को आपको मुख्य बताता हूं कि छत्तीसगढ़ सरकार में पिछले 15 साल में भी कुछ घोटाले थे जी, पिछले 15 साल में भी कुछ घोटाले हुए। मैं उस पे भी आता हूं। देखिए, कोयला घोटाला, डीएमएफ घोटाला, अधिकारी के पदस्थता में घोटाला, सूखा राशन घोटाला, वन विभाग में एफआईआर घोटाला, 5000 करोड़ घोटाला, चावल घोटाला, स्वास्थ्य विभाग में घोटाला, जैम पोर्टल घोटाला, बोध घाट सिंचाई परियोजना में घोटाला, अरपा भैंसाजार सिंचाई घोटाला, अरपा बाजार घोटाला, जल जीवन मिशन घोटाला, सोसाइटी में घोटाला, आप कस्टम मिलिंग घोटाला। इवन जो हमारे माननीय मोदी जी जब कोरोना काल था उस टाइम उन्होंने भेजा था 15-15 किलो चावल भेजे थे, उसमें भी इन्होंने सिर्फ मात्र 10 किलो पहुंचाया, उसमें 5 किलो अंदर दबा दिया गया, ये भी पकड़ाया है। आप अंदाजा लगाइए। और भाई हमारे अंशुल भाई बोल रहे थे कि एक भी हमारे कांग्रेसी नेता अंदर नहीं है। सूर्यकांत तिवारी जरा बता दीजिए कौन सी पार्टी के नेता है वो, जरा बता दीजिए किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। ये सबको पता है। उनके साथ उनके साथी चंद्राकर जी भी जो अंदर हो कोयला घोटाले में क्यों अंदर हुआ, और यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज बाद में हुई थी, पहले कर्नाटक में हुई थी दर्ज उनकी एफआईआर, तो वो 500 करोड़ से ऊपर के घोटाले में वो अंदर है। अभी जो एजाज डेवर के भाई जो है, एजाज डेवर कांग्रेसी है कि नहीं ये बता दीजिए, उनके भाई अनवर डेवर भी कांग्रेसी है कि नहीं ये भी बता दीजिए, और वो भी अंदर थे। अभी बड़ी मुश्किल से उनको जमानत मिली है, वो भी स्वास्थ्य के बिना पे मिली है, उनको कोई ऐसा कोई माफी नहीं दे दी अदालत ने। तो आप अंदाज लगाइए, घोटाले सिर्फ ऐसा नहीं है कि लगाए। अब हमारी बात करते हैं कि इन्होंने 15 हम लोगों ने कहा, देखिए 15 साल में इन्होंने 3 बार हारा है। 2003, 2008 के चुनाव में हारे और 2013 के चुनाव में पटकनी दी थी भारतीय जनता पार्टी ने। एक चुनाव जीतकर ये सोचते हैं कि हम बहुत कुछ कर बैठे हैं या हम सब पूरा हम जीते बैठे हैं, पूरी दुनिया जीत लिया, ऐसा सोचते हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, भ्रष्टाचार पे इन्होंने जो है लगाम लगाना चाहिए, भ्रष्टाचार पे कोई लगाम नहीं लगा पा रहे हैं, सिर्फ भ्रष्टाचार करे जा रहे हैं। और योजना की बात करें, जमीन स्तर पर जाके आप देखिए कोई भी योजना का इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, कोई भी योजना विस्तार से वहां तक नहीं पहुंची है। किसान भाई त्राहिमाम है। तेंदुपत्ता की बात करें तो जो हमारे टाइम में खरीदी हुई थी उसको आप देखेंगे तो उसको भी आप देखिए कितना घोटाला हुआ था, उसमें भी आप देखिए कि आज ये जो है घोटाला है। आप अंदाज लगाइए कि उसमें भी हम लोगों ने चारुपालिका या साड़ियां बांटी थी उसको भी इन्होंने बंद कर दिया। आप साइकिल योजना के अंतर्गत इन्होंने भी जो घोटाला किया वो भी दिख रहा है। अभी कई घोटाले नजर आ रहे हैं। रेत और माफिया का इनका संरक्षण प्राप्त है। महादेव ऐप के अंतर्गत अभी जो उन्होंने एसआई ने इल्जाम लगाया है, सीएम मुख्यालय के जो एसडी हैं वो गिरफ्तार हुए थे। आप क्या बात करेंगे अंशुल भाई, जरा उसको आप चेक करिए। ऐसी कोई गिरफ्तारी नहीं कर रहे और आप जाके उनका समर्थन तौकीर जी, आपसे फिर आरोप प्रत्यारोप की बात चलेगी। हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे के शर्मा जी। शर्मा जी, दोनों पार्टियां के कोई कच्चा चिट्ठा दिखा रही है, कोई आरोप पत्र दिखा रहा है, कोई 9 पे 9 सवाल पूछ रहा है। ये सारी चीजों के बाद में जनता को क्या लाभ होगा इससे? ये कमियां गिना रहे हैं एक दूसरे की, जनता को आने वाले चुनाव में क्या लाभ हो सकता है इससे? देखिए रेणुका दीदी, इसमें ये है कि जो आरोप आया आज 102 पेज कांग्रेस पर भाजपा ने जो आरोप पत्र जारी किया उसको तो आरोप भ्रष्टाचार के कांग्रेस के जो आरोप है उसको जनता को सोचना है। जवाब तो दोनों ओर से नहीं आया। जैसे उम्मीद थी कि आज अमित शाह जवाब देंगे, कल जो आरोप लगे थे कांग्रेस के उसके जवाब में से कोई भी पॉइंट उसमें से नहीं आया। दूसरी ओर राहुल गांधी ने भी जो अमित शाह ने जितने आरोप भूपेश सरकार पर लगाए हैं उसमें से किसी का भी जवाब आया हो ऐसा नहीं। लेकिन ये कहा जा सकता है कि भूपेश बघेल सरकार पर जो रहाई कमान राहुल गांधी ने एक मुहर लगा दी कि उनके कार्य प्रणाली क्रियान्वयन बेहतर रहा है। और जैसे किसान की बात कही तो देश भर में सबसे ज्यादा यहाँ पे
पैसा किसानों को मिल रहा है। ये बात जो उन्होंने कही एक, और उसके साथ ये भी कहा है कि यहाँ के मुद्दों को लेकर जो हमने वादा नहीं पाया उसको लेकर हमने कर्नाटक और हिमाचल में भी सफलता पाई है। ये एक मुहर लगी है भूपेश सरकार को लेकर, भूपेश के नेतृत्व को लेकर। दूसरी ओर अमित शाह ने ये कहा है कि छत्तीसगढ़ में सुनहरे भविष्य के लिए भाजपा को वोट दे, ये कहा। दूसरी चीज ये है कि राजनीतिक रूप से ये जो जितने युवा आज शामिल हुए थे युवा मितान क्लब के, तो ये 3 लाख से ज्यादा युवा केवल कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है। इनको एक बड़ा संदेश राहुल गांधी ने दिया है कि आप राजनीति से जुड़िए, छत्तीसगढ़ आपका है, आप आगे बढ़िए, ये एक बड़ा संदेश है। तो जो आरोप लगता था कि ये कांग्रेसियों को जोड़ने के लिए, युवाओं को आकर्षित करने के लिए जो था, वो चीज आज कितना सफल होगा आने वाले चुनाव में। ये 3 लाख युवा जो सकारात्मक दिशा में काम करे, रोजगार से जुड़े हैं, ये युवा आगामी चुनाव में कांग्रेस के लिए कितना काम आएंगे और कितने उनके लिए लाभकारी होंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। इसके साथ ही बीच में ही रोकना चाहूंगी आपको। जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार कार्यकर्ताओं के हित पे बात कर रहे थे, वो लगातार किसानों के हित पे बात कर रहे थे कि हम युवाओं को जोड़ रहे हैं, कार्यकर्ता हमारे रीढ़ की हड्डी है। और इस दौरान एक चीज देखा गया है कि मंच से ही माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि आप लोगों ने जहर चख लिया है। उन्होंने बहुत चुटकुले अंदाज में कहा कि आप लोगों ने 5 साल एक जहर चख लिया है, और हमारे गुजरात में एक कहावत है कि जहर को चखना नहीं चाहिए। तो ये जो जहरीली राजनीति शुरू हो गई है, क्या इससे आने वाले चुनाव में कोई सत्ता परिवर्तन जैसी चीजें सामने आ सकती है? कि ये जो धर्म की राजनीति, ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की जो बात हो रही है, उसमें तो राहुल गांधी स्पष्ट आज लगातार अधिकांश समय वो इसी बात पर कहते रहे कि नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। और इसी बात को लेकर वो कहें कि कर्नाटक से लेकर कहीं किसी गुजरात में कहीं भी ऐसा होता है तो युवा इस क्षेत्र में आगे आए। दूसरी चीज है कि भाजपा के आरोप पत्र में देखेंगे कवर्धा का भी उल्लेख है, बीरनपुर का उल्लेख है, नारायणपुर का उल्लेख है, मिशनरियों को संरक्षण देने का आरोप है। तो ये उनकी अपनी भाजपा के घोषणा पत्र में भी आप देखेंगे तो कांग्रेस सरकार पर ये तमाम आरोप लगे हुए हैं। लेकिन जो भारत जोड़ो यात्रा से लेकर के जितनी भी बातें वो कह रहे हैं, वो एक जो देश में जो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर जो लड़ाने की बात हो रही है, उसके खिलाफ राहुल गांधी खड़े हुए और लगातार वो इसी बात को कर रहे हैं। एक तो जोड़ने की बात कर रहे हैं, दूसरा अडानी को लेकर बात कर रहे हैं कि देश के कुछ पूंजीपतियों के हाथ में है और कहीं भी कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो गरीबों की सरकार रहेगी। और जिस तरह रेलवे को भी निजीकरण की जो बात कर रही है, उस ओर भी एक लाइन में इंगित किया है कि रेलवे भी आने वाले समय में अडानी को सौंप दिया जाएगा। तो वह अपनी बात राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय नेता है, राष्ट्रीय नेताओं के कहने का अपना एक तरीका, अंदाज होता है और वो पूरे देश के लिए उनकी बात होती है। तो वो उन्होंने कह के दिया है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार बेहतर काम कर रही है, आने वाले समय में वो उनकी सरकार का फिर से बनने की जो बात कह रहे हैं। इसके साथ ही जो अमित शाह जो आरोप लगा रहे हैं, तो आरोप पत्र और घोषणा पत्र में बहुत बड़ा अंतर है। और जैसे इसमें कह रहे हैं कि प्रति व्यक्ति ऋण बढ़ चुका है इतने समय में, जो अभी एक बात करी 66.35% का कर्ज इस कांग्रेस सरकार ने लिया है। तो कर्ज की बात हो रही है इस तरफ। दूसरी ओर भूपेश बघेल आज ही भाषण में कहते हैं कि 1,75,000 करोड़ रुपए हम लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट के दे दिए। तो लोगों को यह समझना है कि ये ऋण जो किसानों के लिए लिया जा रहा है, राज्य के ऊपर जो बोझ बन रहा है, ये सही है कि नहीं। अजय चंद्राकर का आज का ही भाषण देखेंगे तो उनका कहना है कि अपने ही घर में डाका डालने वाली बात इसको कही है कि राज्य सरकार में राजस्व में जो हानि हो रही है या जो भ्रष्टाचार हुआ, उन सब विषय को लेकर के। तो ये आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह, जिसको जनता को समझना है कि वास्तव में ईमानदारी, कुशासन से मुक्ति के लिए ईमानदार सरकार कौन है और कौन किस दिशा में काम कर रही है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है घोषणा पत्र। आरोप का जवाब दोनों ओर से नहीं आ रहा है। जनता जो देख रही कितना भ्रष्टाचार है, ये सब विषय है। और आने वाले समय में चुनाव में जो महत्वपूर्ण बात रहेगी, जो घोषणा पत्र का। जी अंशुल जी, अंशुल जी, जिस तरीके से कांग्रेस पे बार बार एक आरोप लग रहा है और तमाम विपक्षी जो नेता थे, पहले तो वो लोकल स्तर पे लगा रहे थे, अब राष्ट्रीय स्तर के नेता भी प्रदेश में आ गए हैं और राष्ट्रीय स्तर के नेता हुंकार भर के गए हैं कि ये सारे आरोप आप पे लगे हैं और जिसको सत्यापित दस्तावेज भी मान रहे हैं। इन आरोपों का क्या कांग्रेस पार्टी को प्रभाव पड़ेगा आने वाले चुनाव में? क्या आप लोगों को इसमें से कुछ सीट कम हो सकती है? मैं समझता हूं कि एक उम्दा राजनीतिक व्यक्ति वही होता है जो लगे हुए आरोप और विपक्षी द्वारा लगाए हुए आरोप का सशक्त जवाब दे, बिंदुवार तरीके से जवाब दे। मैंने आपको देखा, आपने अभी देखा कि जो बीजेपी के प्रवक्ता जब अपना वक्तव्य पेश कर रहे थे तो इन्होंने भी आरोप ही मढ़ा।
इन्होंने एक भी तर्कसंगत बात नहीं करी। लेकिन अब जहां से ये बात निकल कर आई है कि मुझे सारे आरोपों का जवाब देना चाहिए, यह मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, बिंदुवार तरीके से मैं जवाब देने का कोशिश करता हूं आपके लिए। सबसे पहले इन्होंने ये कहा कि कोयला घोटाला में सूर्यकांत तिवारी अंदर है, ये तिवारी अंदर है, सौम्या चौरसिया अंदर है। तो मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं कि कोयला घोटाला एक साइड आप यह कहते हैं कि 500 करोड़ का हुआ है और दूसरी साइड ईडी जो है वह टोटल 100 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर पाती है, जबकि उनकी पुश्तैनी संपत्ति भी उसमें रह जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की षड्यंत्रकारी के तहत किसी व्यक्ति विशेष को अंदर किया है, जबकि वह नेता कांग्रेसी नेता नहीं है, पहले पूर्व में भी व्यापारी नेता रहा है और बीजेपी से उसके क्या संबंध रहे या बताने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने दूसरी घोटाले की बात करी, शराब घोटाले की। बिल्कुल मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि ये के जो अनवर ढेबर है वो कौन है, ये एजाज ढेबर है वह कौन है। तो थोड़ा सा ये कौन है वो कौन है इसको साइड में रखते हुए जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है उसको पढ़ने की आवश्यकता है बीजेपी के नेताओं को। शराब घोटाले के चक्कर में बीजेपी के नेताओं को सीधा सीधा यह कहा है, ईडी को यह सीधा सीधा यह कहा गया है कि शराब संबंधी कोई भी ऐसा घोटाला नहीं हुआ है जिसके चलते किसी भी व्यक्ति विशेष को अंदर किया जाए। तत्काल प्रभाव में बाय इज्जत इस व्यक्ति विशेष अर्थात अनवर ढेबर को बाहर किया जाता है। एक बात। दूसरी बात, संविधान के नियम के अनुसार, विधि के विधान के अनुसार मैं किसी के बीच में नहीं बोला हूँ, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ, आप बीच में ही बोल रहे हैं। मेरे गांव में एक आदमी कहा करते थे जो बीच में बोलता है वो बीच का हो जाता। अब तक हमको आपको करना कि हम बीच के लोग नहीं है। ठीक है, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। देखिए मिर्ची लग गई ना आपको, सच्चाई अरे मेरे गांव की बोली हमारे गांव की बुद्धि ऐसा है कि हम ये बोलते हैं कि जब कोई बोले तो उचित समय पर तुरंत दिया जाना चाहिए। तर्क दे रहा हूँ, सुन तो लीजिए, दे रहा हूँ आपको, आप धैर्य तो रख लीजिए। आप अपने समय में दीजिए ना तर्क, हमारे समय में तर्क की आवश्यकता नहीं है। जब आपको तर्क देने का समय मिल गया था तब आपने आरोप दिया था। आपने यह कहा, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि विधि का विधान और संविधान के नियम के अनुसार 1964 की जो प्रतिलिपि हुआ करती थी, शराब नीति हुआ करती थी, किस जमाने में बदली गई, थोड़ा सा इसको स्पष्ट कर बता दीजिए। मैं आपसे यह भी पूछना चाहता हूँ कि पिछले 5 वर्षों में जितने डिस्टिलरी लोग होते हैं, जितने भी डिस्टिलरी लोग होते हैं, उनके ऊपर ईडी आज तक क्यों नहीं पहुंचती? क्योंकि डिस्टिलरी के लोग बीजेपी के नेता पाए जाते हैं, इसलिए नहीं पहुंचती हैं। आप बीजेपी के नेताओं को तो कभी अंदर नहीं करते। हमने आपसे यह भी प्रश्न किया कि आपके पड़ोसी राज्य में इतना बड़ा व्यापम घोटाला हुआ, वहां पर ईडी पहुंची क्या? उसके पड़ोसी राज्य में गुजरात में कितना बड़ा जीएसटी घोटाला हुआ, वहां पर ईडी पहुंची क्या? अरे अडानी ने गारे फिल्मा माइंस को कैसे ले लिया आपको भी नहीं पता महोदय, छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं, वहां पर ईडी पहुंची क्या? ये तो बता दीजिए। और तीसरी बात, कर्ज की आप बात करते हैं कि आप कर्ज का आरोप का भी मैं जवाब दे देना चाहता हूं। आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में जितने भी प्रधानमंत्री हुए, टोटल 50 लाख करोड़ का कर्ज सारे प्रधानमंत्रियों ने लिया है और यहाँ पर 100 लाख करोड़ का कर्ज सिर्फ एक हुक्मरान ने लिया है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने। स्मार्ट सिटीज के नाम से लिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 100 स्मार्ट सिटीज का वादा करने वाले हुक्मरान ने आज मुझे बता दीजिए कि मेरे हिंदुस्तान में कितनी स्मार्ट सिटीज बनी। आप मुझे यह बता दीजिए कि स्टार्टअप इंडिया के तहत कितने लोगों को स्वरोजगारिता मिली। 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देने वाले लोगों, ये बता दीजिए कि आपने कितना रोजगार पे आ जाइएगा, आरोप पत्र पे आइए, पहले आरोप पत्र का जवाब दीजिए। उसका तो जवाब देते ही बन रहा है, उससे भागते क्यों नजर आ रहे हैं? पहले बताइए। इसके जवाब दिए हैं जो मैंने प्रश्न किए हैं। देखिए कैसे भाग रहे हैं, जिम्मेदारी से जवाब दे रहे हैं। जवाब दे रखा है। आज का मुद्दा ये है कि ये आरोप पत्र आया है, क्या आप आरोप पत्र को स्वीकार रहे हैं? कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी ने एक बहुत बड़ा मुद्दे के साथ ये आरोप पत्र लॉन्च किया है, क्या आप इसे स्वीकारते हैं? सारे आरोप आप मान रहे हैं, इसमें से कुछ आरोप सत्य मान रहे हैं? 1% का भी आरोप जो है वह सही नहीं है। अगर आरोप होता ना मोहतरमा तो सच्चाई और कानून व्यवस्था पर, न्याय संगत व्यवस्था पर एक एक व्यक्ति को भरोसा है। मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं कि ये हमारे ऊपर जब आरोप लगाते थे, जब केंद्र में हमारी सरकार हुआ करती थी, कितने लोगों को आपने अंदर कर दिया? आप मुझे बता दीजिए कितने। और जब हमने इनके ऊपर आरोप लगाए, जब हमने एसआईटी बनाई, तो चलिए अंशुल जी, चुनावी माहौल है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप तो लगातार चलेंगे। आते हैं, ये किस प्रकार की बात करते हैं? की राजनीति बंद कर जी, मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ। एक भारतीय जनता पार्टी के जो गृह मंत्री आए हुए हैं, आज मंच से उन्होंने कहा कि अब अगर हमारी सरकार आती है छत्तीसगढ़ में वापस आती है तो हम भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाकर मारेंगे। क्या हम यूपी बनाने चल रहे हैं? रेणुका जी, थोड़ा सा स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, आदरणीय अमित शाह जी ने मंच पर बैठकर नहीं कहा, उनकी हिम्मत नहीं है खुले मंच पर जाने की।
मेरा समय राहुल है। गांधी जैसा छाती चौड़ी उनकी नहीं है। राहुल गांधी जी ने लाखों युवाओं के सामने अंशुल जी प्लीज, चौड़ी की तो बात ही मत करिए अंशुल जी। तौकीर जी, छाती चौड़ी तौकीर हमारी जी, इतनी समय है बहुत कम है। कि आप गृह मंत्री जी के बारे में बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। अभी आपने देखा था चुनावी सभा जब हुई थी, माननीय मोदी जी भी आते और अमित शाह जी भी आते। छाती चौड़ी की बात मत करिए। छाती चौड़ी अगर आपकी इतनी थी, धारा 370 हटा के दिखाइए। बोलते थे कि धारा 370 कश्मीर से हटा के दिखा देंगे, हटा के दिखाओ। आप ऐसे लोगों का समर्थन करते थे और क्या हुआ, हम हटा के भी दिखा दिए। नहीं बात, अरे बीच में मत बोलिए, आप मुझे भी बोलने दीजिए। जो आप मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं राहुल गांधी जी, तो मैं मोहब्बत की दुकान से कुछ शब्द पूछना चाहता हूँ, कुछ लाइन पूछना चाहता हूँ। आदिवासियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, आदिवासियों के साथ जो धर्मांतरण हो रहे हैं, वहाँ पर मोहब्बत की दुकान कहाँ चले जाती है? आप आदिवासियों के समर्थन की जगह आप धर्मांतरण वालों को समर्थन करने लग जाते हैं। वहाँ पर आप क्या प्रेम की दुकान कहाँ चली जाती है? सिक्कों का कत्लेआम होता है, आप वहाँ पर प्रेम की दुकान कहाँ खत्म कर लेते हैं? आप ये बताइए, जब सिक्कों का कत्लेआम होता है तो राजीव गांधी आपके पास जवाब नहीं है, मैंने जवाब कि पेड़ गिरता है तो जमीन गिरती है। ये बयान था आपका। आप ये प्रेम की दुकान चला रहे हैं, क्या? अरे भाई ऐसी प्रेम की दुकान, आपको मुबारक भैया। प्रेम की दुकान की अगर बात करें तो ऐसा है कि चारों लुटेरों के साथ आप बैठे हैं, राजद्रोहियों के साथ आप बैठे हैं। अगर ऐसा था तो तुम्हारे के साथ, राजद्रोही तत्वों के साथ, जो इन्होंने कहा था भारत तमाम लोगों के साथ रहने वालों के साथ आपके राहुल गांधी जी क्यों नजर आते हैं, फोटो खींचते नजर आते हैं? जेड के साथ तो हाथ के समय हमारे पास बहुत कम है, बाकायदा गले मिलाकर फोटो खींचते नजर आते हैं। ये कौन सी संस्कृति, कौन सी सभ्यता बताते हैं? जरा ये भी बता दीजिए आप आपकी। और अगर प्रेम की दुकान ही अगर इतनी की बात करते हैं तो जरा आइए और मैदान में जरा देखिए, जाके जहां जहां उन्होंने यात्रा करी थी वहां पर एक भी सीट नहीं मिली। तौकीर जी समय, एक भी सीट नहीं मिली तो मिलना भी नहीं। तौकीर जी थोड़ा समय का ध्यान रखिए। 40 में सिमट गए, मतलब 90% आप खत्म हो गए, 10% टिक गए, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं है। फिक्र मत करिए, 2023 के चुनाव में जनता आपको उखाड़ फेंकने वाली है। फिक्र मत करिए, 2023 के चुनाव में जनता आपको ऐसा सबक सिखाएगी, ऐसी पटकनी मारेगी कि आप भूल जाएंगे। 2023 के चुनाव में भी यही पटकनी मारी थी यही जनता ने, और जोगी के शासन। चलिए तौकीर जी, अंशुल जी और के शर्मा जी, आप सभी का हमारे साथ बातचीत में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये मुद्दा था जिसे हम सभी गेस्टों ने बहुत अच्छे से निभाया। आप सभी को नमस्कार। खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहां टूटी है सही, जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, आएंगे क्या कभी नहीं आता। अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। पहले बहुत गरीबी थी, ठेका लेके खेत काटने जाते थे, और जितना भी पैसा मिलता था तो उसमें से घर चलाते थे। बस घर में ही रहो, काम करो। मेरे लिए कोई रोजगार नहीं था कि मैं कुछ करूं। सारा थे, उन्होंने बताया कि आप समूह बना लीजिए, संगठन कर लीजिए। बोले 10 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। फिर मैं घर घर गई सभी महिलाओं के पास। मेरे पास दीदी जो ज्ञान दीदी हैं और उस सचिव अध्यक्ष इस समूह की, वो मेरे को समूह के बारे में बताने और जोड़ने के लिए आई, तो मैं आज उस समूह की सदस्य हूँ। तो जब से हमने समूह बना लिया, फिर बैंक वाले सर से बात किए, 3 लाख का लोन कर दिए। एक भैंस पहले मैं ली, फिर एक भैंस का दूध बेचे, आमदनी हुई तो फिर 2 ले लिए। तो उनसे बोले कि हमको फिर से लोन चाहिए, तो बैंक वाले ने हमारा लोन किया 10 लाख रुपए का। तो अब हमें ऐसा लगता है कि अब हमें पैसे दाम की कोई परेशानी नहीं होती है। हमें जो चीज़ हम अगर चाह लेते हैं कि हम इस चीज़ को ले लें तो हम ले लेते हैं। तो मैंने एक कान का झुमका और एक मंगलसूत्र लिया इस साल 70,000 रुपए का। पिछले दिनों मध्य प्रदेश गया, वहाँ ये स्वयं सहायता समूह की बहनों से मिलना हुआ। जितने समूह थे उन्होंने कहा हमारा कारोबार इतना है कि आज हम लखपति बन गए। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। इतने खुश हैं कि अब कि हम पहले क्या थे और अब आजीविका मिशन से जुड़ने के बाद अब क्या हैं। अब तो हम समूह के नाम से जाना जाता है। अध्यक्ष जी बोलते हैं, तो सचिव जी बोलते हैं, बैंक जाओ तो। मोदी जी का धन्यवाद, शिवराज भैया का धन्यवाद,
जिन्होंने ये आजीविका संस्था चलाई है हम लोगों को सम्मान दिलाने। आजीविका मिशन की बहनें पहले मजदूरी करने जाती थी, अब मजदूरी करने नहीं जा रही, अब मालिक बन रही है हमारी बहनें, अब मालिक बन रही है। मध्य प्रदेश में 4,50,000 से अधिक स्व सहायता समूह संचालित हैं। इन समूहों को अब तक 5,800 करोड़ रुपए से अधिक का क्रेडिट लिंकेज दिया जा चुका है। ज्ञान यादव और इनकी स्व सहायता समूह की इन महिलाओं की तरह ही प्रदेश की 53 लाख से अधिक महिलाएं स्व